अभी जो हम बात करेंगे उससे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का दो हिस्सा है, एक प्रीलिम्स है जो हमने बात किया है, अभी बात करेंगे थ्योरीज। क्या थ्योरीज है? ये एक डिबेट है। अभी तक हम लोग जानते हैं, आप लोग भी बोलेंगे सर कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निर्भर करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर वैल्यू ऑफ द फर्म निर्भर करता है। ऐसा अगर सिचुएशन है सर, तो मैं आराम से बोल सकता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट है। डेविड डुरंट उसने दो थ्योरी इसके रिलेटेड प्रपोज किया है। एक है नेट इनकम थ्योरी, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यूएशन के साथ रिलेटेड है, मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा थ्योरी नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो कहते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रिलेशन नहीं है। तो सिलेबस में जितना तक हम लोगों ने समझा है, थ्योरीज बोला है एमएम को छोड़ के, मोदी, गिलानी एंड मिलर को छोड़ के, तो रह जाता है तीन थ्योरीज। ये तीन थ्योरीज हम लोग अभी करेंगे, ग्रेजुअली आप लोग देखते जाइएगा। यहां से थ्योरी भी आ सकता है, छोटा प्रॉब्लम भी सेट हो सकता है। थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट इनकम थ्योरी, NOI, NI अप्रोच। टू, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लास्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच। तीनों के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं नेट इनकम अप्रोच के ऊपर। नेट इनकम अप्रोच डेविड डुरन ने इसको प्रपोज किया था। एक्चुअली 1 और 2 दोनों ही डेविड डुरन ने प्रपोज किया था। हर थ्योरी कुछ प्रोपोजिशन, कुछ अजम्पशन के ऊपर बेसिस है, निर्भर करता है। पहले वो अजम्पशन लिखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेट इनकम थ्योरी सजेस्ट करता है नेट कंपनी का वैल्यूएशन के साथ कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड है। ये कैसे है, कहां से उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, वो हम ग्रेजुअली देखेंगे। assumptions, general assumption, जो मोर और लेस तीन थ्योरी के लिए ही एप्लीकेबल है। ए, there are two kinds of finance in the firm. One equity, दूसरा debt. B,
taxes are not considered. C. Dividend payout ratio is 100%. इसका मतलब, ए का मतलब था दो प्रकार का फाइनेंस बिजनेस में इस्तेमाल होता है, इक्विटी एंड डेट, मतलब कोई प्रेफरेंशियल नहीं है। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स 30% 40% कुछ नहीं है। सी डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना अर्न करोगे उतना ही आप क्या करोगे, रीइन्वेस्ट करोगे, सॉरी उतना ही आप डिविडेंड बोल के दे दोगे, मतलब कोई रिटेंशन रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं है। इक्विटी डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। नो बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क मतलब देयर इज अ नो वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम, इनकम में कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। कौन सा इनकम, नो वेरिएशन इन द ईबीआईटी, मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट मतलब स्टेबल ईबीआईटी। वेरिएशन रहेगा मतलब रिस्क रहेगा। फर्म हैज फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, इंफिनिटी लाइफ, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट, अकाउंट्स में पढ़े थे ना, गोइंग कंसर्न। टू स्पेसिफिक assumptions, A KD cost of debt is independent with leverage, that is leverage के साथ KD independent है and KD is constant, fixed. Similarly, KE cost of equity is not dependent on leverage. Leverage मतलब एक मिनट सर, is dependent on the leverage. Leverage का मतलब डेट इक्विटी DYV, मतलब टोटल वैल्यू में डेट का परिमाण कितना है, तो डेट बाई वी, वी फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब डेट प्लस इक्विटी और डी मतलब डेट का परिमाण। सी KE is more than KD, very important, मतलब डेट इज चीपर and cost of equity is costlier than cost of debt. That is, debt is the cheaper source of finance. अगर
ये बेसिस ठीक रहता है तो ये था assumption। अब स्टेटमेंट, इसी assumption के ऊपर बेस करके अब स्टेटमेंट। According to net income approach, capital structure decision is relevant for the valuation of firm। Value of firm V is determined by value of equity E plus value of debt D। Increase in the debt component will lead to decrease in cost of capital। Why? सर डेट का जितना कंपोनेंट बढ़ेगा, आप लोग जानते हैं डेट और इक्विटी का वेटेड एवरेज होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जितना ही डेट कंपोनेंट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली चीपर सोर्स आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। As we know, similarly, decrease in the equity component will lead to increase in cost of capital। तो तीन एरिया कवर हुआ। नेट इनकम अप्रोच इज रेलिवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। क्यों? ये दो वर्ड। अब देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म V equal to EBIT whole divided by K0 and K0 equal to cost of equity proportion of equity plus cost of debt into proportion of debt। If as KD is less than KE, K cost of debt कम होता है cost of equity से, therefore increase in the debt by V
ratio when KD and KE are constant, therefore K0 decrease. क्या होगा? K0 भी डिक्रीज कर जाएगा. As K0 decrease, value of the firm increase. जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा. यही इसका स्टेटमेंट फैक्ट था. तो नेट इनकम अप्रोच में जनरल अजम्पशन था ये 5, स्पेसिफिक अजम्पशन था ये 3. जनरल अजम्पशन क्या था? 2 काइंड ऑफ फिनांस, टैक्स नहीं है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, EBIT कांस्टेंट है, फर्म हैज अ परपेचुअल लाइफ. स्पेसिफिक अजम्पशन में KD इज इंडिपेंडेंट, मतलब KD लिवरेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, KD कांस्टेंट है, KE भी कांस्टेंट है, वो भी लिवरेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. साथ वेरी इंपॉर्टेंट, KE ज्यादा होता है KD. इसी अजम्पशन के बेसिस में वो अगर फॉलो करता है, बोल रहा है नेट इनकम अप्रोच सी दिखाता है हम लोगों को क्या, वैल्यूएशन के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड है. कैसे? वैल्यू ऑफ द फर्म होता है ये EBIT बाई K0. K0 का मतलब होता है ये, हम लोग जानते हैं, एज्यूम किए हैं KD कम होता है KE से, तो नेचुरली जैसे ही चीपर सोर्स का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, कोई कॉस्ट में जो सस्ता है उसका जितना प्रयोग बढ़ाएंगे ओवरऑल कॉस्ट भी घटेगा. ये अगर 5% है या अगर 10% है मान के चलते हैं, तो जितना 5% बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली ओवरऑल एवरेज भी धीरे धीरे घटेगा. इफ यू यूजिंग द चीपर सोर्स, ऑटोमेटिकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी घटेगा. सो K0 इंपैक्ट क्या हुआ? K0 डिक्रीज किया, और K0 डिक्रीज किया तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज किया. तो मैंने क्या लिखा? इंक्रीज इन द डेट कंपोनेंट विल लीड टू डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सिमिलरली डिक्रीज इन द इक्विटी कंपोनेंट विल लीड टू इंक्रीज द cost of capital. Therefore, value of the firm is dependent on the leverage. मेजर होता है D/V से. देख लीजिए एक बार. एक एग्जाम्पल आपको कुछ हेल्प कर सकता है. क्या? For a particular firm, EBIT 1000, cost of financed by 10% debt, rupees 4 lakhs. Equity 6 lakhs. Calculate value of the firm
cost of capital using net income approach। आप लोगों को सबका एक सवाल होना चाहिए था, सर नेट इनकम क्या है? नेट इनकम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर डिवेंचर इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट माइनस करते हो, इसके बाद जो बचा रहता है दैट इज नेट इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओ सर अच्छा ठीक है, टैक्स के बाद ना, यहाँ पर टैक्स कुछ रिलेटेड नहीं है, बिकॉज मैंने तो एक एग्जम्पशन दिया ही था, दैट इज अ नो टैक्स। Solution: EBIT 1 lakh less interest on debt 10% of 4 lakh 40,000। तो नेट इनकम बोल सकते हो 60,000। मैंने बोला था के डी एंड के ई कॉन्स्टेंट, मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला था, के डी डाल दिया था 10%, लेकिन के ई नहीं दिया था। गिवन दैट capitalization rate of equity, that is cost of equity, now 12%। एक जगह चेंज करना पड़ेगा, दैट इज मुझे ये 1 लाख नहीं करेंगे, ये फिगर नहीं तो काम नहीं करेगा, तो ये फिगर को हम लोग करते हैं 2 लाख। तो नेट इनकम हुआ है 1,60,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%। Therefore, value of equity 1,60,000 divided by 12%। सर ये क्यों? हाँ कैलकुलेटर लगेगा मुझे। ₹100 अगर इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है 12 रुपया। तो घुमा के बोल सकता हूं अगर 12 रुपया मिलता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 100 रुपया। 1,60,000 मिलता है तो कितना? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 0.12 13 लाख। देखो कितना हो गया वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज ई 13,33,000। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गया और आपके पास प्लस वैल्यू ऑफ डेट कितना? 4 लाख। सर 4 लाख क्यों हुआ? अरे भाई 40,000 डिवाइडेड बाई 10% करोगे तो 4 लाख ही आएगा। Therefore, वैल्यू ऑफ द फॉर्म V क्या बोले थे? डेट प्लस इक्विटी 17,33,000। तो देखो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया 17,33,000। Therefore, cost of capital EBIT by value of the firm
सर ये कहां से मिला रहे भाई? K0 इक्वल टू V इक्वल टू क्या था? EBIT बाई K0, भूल जाते हो सर। तो मेरे पास K0 आ गया है, V आ गया है, EBIT आ गया, तो मैं इंटरचेंज करके नहीं लिख सकूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल EBIT हाउ मच? 2 लाख। वैल्यू ऑफ द फर्म 17,33,000 into 100 पकड़ते हैं। 2 लाख divided by 17,33,333, 11.53%। तो जो पूछा था निकल गया। That is value, calculate the value of the firm. First question, cost of capital using कौन सा अप्रोच? NOI अप्रोच। ये पूरा सिस्टम को मैं ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब ये थ्योरी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। KD ये क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। सर ये जो पैरेलल लाइन क्यों कर दिया? व्हाटएवर मे बी द डेट इक्विटी, मैंने एज्यूम किया था KD इज कांस्टेंट, व्हाटएवर मे बी द डेट इक्विटी रेशियो KE इज अ कांस्टेंट। आप उसको डेट इक्विटी रेशियो भी बोल सकते हैं और डेट बाय वैल्यू रेशियो, मतलब कंपनी में टोटल डेट का परिमाण कितना है वो भी बोल सकते हैं। ये क्या मेजर करता है? KE KD K0 क्या है? अगर 100%, अगर डेट का परिमाण 0 हो जाता है मतलब पूरा ही इक्विटी, तो स्टार्टिंग होगा 0 से ग्रेजुअली, दैट इज K0। मतलब KE कांस्टेंट, KD कांस्टेंट, ग्रेजुअली K0 क्या हो रहा है? डिक्रीज। वाई? जैसे ही आप डेट का परिमाण इंक्रीज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0 घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो K0 बिकॉज चीपर सोर्स है ना, इसलिए। सो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है? स्ट्रेट वे में बोल सकता है व्हाट इज द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। सिंपल ये स्टेटमेंट लिख दो। उसके बाद बोल सकता है असम्पशन, नहीं भी बोलेगा स्टेटमेंट करने के लिए असम्पशन आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखने के बाद आप ये ग्राफिकली प्रेजेंट करो। ये इलस्ट्रेशन अगर नहीं पूछता है तो डोंट डू इट अननेसेसरी, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इलस्ट्रेशन ऐसा एक प्रॉब्लम देके से पूछता है, बोल दिया है एक पर्टिकुलर फर्म का EBIT है 2 लाख, फाइनेंस बाय डेट इक्विटी बोल दिया है, बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। सर एक चीज मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर इक्विटी का वैल्यू है 13,33,333, यहाँ पर वैल्यू है 6 लाख। हाउ? अरे 6 लाख मार्केट वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू है, और 13,33,000 इट इज अ मार्केट वैल्यू। मार्केट उसको डिटरमिन करके दिया है, तो ये था बुक वैल्यू, और ये वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। अच्छा सर मैं आपसे उल्टा पूछता हूं, डेट का भी तो वैल्यू दिया है 4 लाख, आपने यहां पर तो 4 लाख लिखा है। यस, डेट का तो इंटरेस्ट रिटर्न की कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। व्हाटएवर में भी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेट को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, वो भी 4 लाख 40,000 रुपीज। अगर 40,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा तो डेट का जो वैल्यू है तो सेम ही रहेगा, तो वैल्यूएशन नहीं करेगा। लेकिन इक्विटी का वैल्यूएशन चेंज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन किसका? डिपेंड्स अपॉन EBIT। EBIT अगर बढ़ेगा तो नेट इनकम बढ़ेगा, नेट इनकम बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अगर कांस्टेंट रहता है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बढ़ता जाएगा। ये था नेट इनकम अप्रोच थ्योरी। नाउ सेम वे में हम लोग क्या करेंगे? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच करेंगे बेस्ड ऑन द सेम प्रोपोजिशन। तो चलो यही पार्ट में थोड़ा
टीचर होने का एडवांटेज आपसे लूंगा, मैं पूरा चीज नहीं लिखूंगा, मतलब थोड़ा चेंज करता हूं। फोटो लेना चाहिए था, नहीं लिया, ठीक है, नो इशू। नहीं लिया तो नहीं लिया। अब बात करेंगे नंबर 2 का। जनरल अजम्पशन पहले जो था अभी भी वही जनरल अजम्पशन है। 2 kinds of finance, equity and debt. Debt equity, business risk is constant. Dividend payout ratio 100%. टैक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। Firm has a perpetual life. स्पेसिफिक assumption में कुछ चेंजेस है। एक जगह में चेंज नहीं है रिगार्डिंग द डेट। क्या बोल रहा है? इट इज इंडिपेंडेंट विद द लिवरेज, लिवरेज के साथ वो इंडिपेंडेंट है, एंड केडी इज अ कांस्टेंट, मतलब केडी कहीं पर चेंज नहीं करेगा। ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट is constant. Is depends on the business class. इसका मतलब है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का कोई रिलेशन नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करेगा, बिजनेस रिस्क के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करेगा। मार्केट valued the firm as a whole. नेट इनकम में क्या था? मार्केट अलग अलग के वैल्यू करता है, इक्विटी का एक, डेट का एक, उसके बाद क्या करता है? ऐड करके वैल्यू निकालता है। याद करो, V इक्वल टू टी प्लस ई। ये क्या बोल रहा है ना, दो ऐड करके इसका वैल्यू नहीं आता है, मतलब पहले था दोनों का वैल्यू ऐड निकालो, उसके बाद ऐड करो, उसके बाद वैल्यू आएगा। याद है ना, डेट का वैल्यू, इक्विटी का वैल्यू दोनों ऐड करके वी का वैल्यू आया था। अब क्या बोल रहा है? मार्केट वैल्यू द फर्म एज ए होल, मतलब वो मार्केट फर्म का ही वैल्यूएशन करता है, डेट का अलग, इक्विटी का अलग वैल्यूएशन नहीं करता है। मार्केट वैल्यू द फर्म एज ए होल। कैसे? EBIT by K0।
ये इन assumption के ऊपर बेसिस करते हुए व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट? स्टेटमेंट ये भी डेविन डुरांड ने दिया हुआ है, मतलब एक ही इंसान दो थ्योरी किया, एक रेलिवेंट और एक इररेलिवेंट। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, बात थ्योरी स्टेटमेंट मतलब assertion क्या है? ये तो assumption है, आप assertion दे रहे, what is the statement of the theory? Overall cost of capital is independent or irrelevant. Overall cost of capital is independent with the leverage, that is debt equity ratio or debt by value ratio. Hence, firm cannot increase its value by using more debt in the capital structure. Value of the firm is dependent upon investment nature, EBIT, and C, overall cost of capital, that is constant, therefore V EBIT by K0 equal to constant. Naturally अगर EBIT constant है, वेरिएशन नहीं है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट ही होगा, नो चेंज। Therefore, value of levered firm, पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में, levered firm, जो बिजनेस में डेट इंक्लूडेड है, जो बिजनेस उधार में चलता है, उधार में बिजनेस चलाता है, levered firm, and value of unlevered firm is same. मतलब V for levered business equal to V for unlevered business. Levered business का वैल्यू and unlevered business का वैल्यू कांस्टेंट है, बिकॉज ये तो डिपेंड ही नहीं करता है फाइनेंशियल लिवरेज के ऊपर, तो अलग कैसे होगा? अगर ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर सेम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम EBIT, तो नेचुरली अगर K0 कांस्टेंट है तो लीवर्ड हो अनलीवर्ड हो, ये तो सेम ही रहेगा। Therefore, leverage is irrelevant for valuation.
value ये पूरा मैटर को मैं एक मैथमेटिकली आपको दिखा सकता हूं। दैट इज, ये तो आया है, तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन है, बट द रिलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर is with the value of equity. If value of the firm is constant and therefore use of high debt if the value of firm is constant, use of debt is adjusted with the value of equity. अगर वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट है, डेट अगर बढ़ रहा है, मतलब इक्विटी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो ये जो रिलेशन मैंने एस्टैब्लिश किया है कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विद द वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा कैसे। K0 इक्वल टू KE इक्विटी बाई डेट वैल्यू प्लस KD डेट बाई वैल्यू। अब तो मैंने बोल दिया है ना K0 and KE is constant. K0 and KE both are constant. Therefore, KE E by V equal to K0 minus KD D by V, और KE equal to K0 minus KD D by V into V by, ये इधर गया, और KE equal to K0 into V by E minus KD D by V into V by E, V कट गया, K0 V का मतलब क्या है आप जानते ही है, डेट प्लस इक्विटी बाई E माइनस KD डेट बाई इक्विटी, that is equal to K0 debt by equity plus K0 equity by equity minus KD debt by equity, और K0 minus प्लस
ये कट जाएगा ना, डी बाई ई K0 माइनस के। तो क्या हुआ देखिए, स्टार्टिंग किए थे तो रिलेशन बिटवीन द लीवरेज के साथ वैल्यू ऑफ द फर्म, लेकिन स्टार्टिंग में बोल दिया देयर इज अ नो रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं है। उसके बाद ग्रेजुअली दिखा रहा है रिलेशन है, वैल्यू ऑफ द ओवरऑल फर्म के साथ नहीं, वैल्यू ऑफ द इक्विटी के साथ। देखिए K0 के साथ ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर गया, मतलब जैसे ही KD D बाई E लेवरेज बढ़ता जाएगा, इंपैक्ट क्या होगा, DE क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज अ लिवरेज। जैसे ही लिवरेज बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली KE बढ़ता जाएगा। देयरफॉर एज लेवरेज D by E इंक्रीज, जैसे ही वो इंक्रीज होता है, वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी that is KE increases. Therefore, value of equity decreases. That is, value of the firm जैसे कांस्टेंट है, तो जैसे डेट ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो तो डेट इंक्रीज करने का इफेक्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? टोटल वैल्यू आपका कांस्टेंट है, जैसे ही डेट बढ़ा रहे हो इंपैक्ट क्या होगा, इक्विटी के वैल्यू घटता जाएगा। क्यों इक्विटी का वैल्यू घटता जाएगा? बिकॉज ये रिलेशन से हम लोगों को पता चल रहा है इक्विटी का वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड कर रहा है लिवरेज के ऊपर। जैसे ही लिवरेज आप बढ़ा रहे हैं क्या होगा, जैसे लिवरेज बढ़ा रहा हूं ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा। जैसे ही वैल्यू ऑफ द इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी डिक्रीज हो जाएगा। एक सवाल बहुत स्टूडेंट के मन में आ सकता है, सर कैसे डिक्रीज करता है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नोट, इक्विटी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE। तो अगर नेट इनकम K0 अगर इंक्रीज करता है, देयरफॉर इक्विटी भी इंक्रीज करेगा। E इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। जैसे ही डेट बढ़ा रहे हो नेट इनकम भी डिक्रीज कर रहा है एज वेल एज KE भी डिक्रीज कर रहा है। नेट इनकम डिक्रीज्ड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज। क्यों नेट इनकम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? अरे ज्यादा डेट इन्फ्यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट दोगे, ज्यादा इंटरेस्ट दोगे तो नेट इनकम मतलब अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर वो भी डिक्रीज करेगा। अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर अगर डिक्रीज करता है तो नेट इनकम डिक्रीज, KE कॉस्ट, वेरस कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा इक्विटी का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, देयरफॉर इक्विटी वैल्यू डिक्रीज्ड। तो वही मैंने समझाया था, एज लीवरेज इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE इंक्रीजेस, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको भी ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं, दैट इज डेट इक्विटी KD K0, नेचुरली KD से K0 ज्यादा ही होगा। ग्रेजुअली इक्विटी जितना ही आप डेट बढ़ाएंगे KE बढ़ता ही जाएगा, KE K0 KD।
अगेन रिपीटिंग, जैसे ही आप लीवरेज का क्वेश्चन बनाते जाएंगे, KD K0 कांस्टेंट है तो KE ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। कहां से आपको मिल रहा है? मैंने तो ये रिलेशन आपको एस्टैब्लिश कर दिया है, KE इक्वल टू K0 प्लस लीवरेज K0 माइनस KD। तो ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है। तो जैसे ही लीवरेज बढ़ता जाएगा तो KE के ऊपर क्या होगा? इंपैक्ट बढ़ता ही जाएगा। तो दैट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक इलस्ट्रेशन देते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, एक बार देख लीजिए। ऑपरेटिंग इनकम लिखिए 5 लाख। ऑपरेटिंग इनकम चलो 1 लाख। 10% डेट 4 लाख। 2 लाख कर लेते हैं। 10% डेट 4 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने बोला था इस अप्रोच में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी दिया रहता है, फिक्स्ड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान के चलते हैं 15%, 12%। कैलकुलेट 3 चीज, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सॉल्यूशन कौन सा अप्रोच? यूजिंग, सर कुछ बोले ना बोले कॉमन सेंस से अप्रोच। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है 12%, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स्ड है। यूजिंग NOI अप्रोच। वाई NOI से शुरू? बिकॉज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका NOI से होगा। NOI मतलब EBIT। EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल बा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। Therefore V, value of the firm क्या होगा? EBIT by K0, 2 lakh by 12%। How much? देखते हैं कैलकुलेटर लगेगा। $16,666,667 less debt D 4 lakh. Therefore value of equity, आप देख सकते हैं इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? डेट का वैल्यू निकाले थे, इक्विटी का वैल्यू निकाले थे, दोनों ऐड करके वैल्यू ऑफ द फर्म निकाले। यहां पर पहले वैल्यू ऑफ द फर्म निकाले, EBIT डिवाइडेड बाय K0 करके 16,66,667 आया। डेट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, माइनस किया डेट करने के बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया? 12,66,667। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जो जो सवाल था, वैल्यू ऑफ द फर्म हो चुका है, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो चुका है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
EBIT 2 लाख लेस डेट इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10% on 4 lakhs 40,000 1,60,000 net income to equity shareholder. Therefore, value of equity equal to net income whole divided by cost of equity. देखिए सेम चीज मैंने कॉन्सेप्चुअल नोट में डाला था और वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास गिवन है दैट इज 12,66,667। नेट इनकम आपके पास है, पहले नहीं था आपने कंप्यूट कर लिया 1,60,000। के ई आपके लिए अननोन और के ई इक्वल टू 1,60,000 होल डिवाइडेड बाय 12,66,667। 1,60,000 divided by 12,66,667 12.63%। मजे का चीज देखिए, मैंने लिखा था KD से ऊपर K0 होगा। यस, KD कितना था? KD था 10%, K0 कितना है? 12% और KE क्या है? वो दोनों से भी थोड़ा ऊपर 12.63%। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है इस जगह में भी। तो ये था इलस्ट्रेशन। इसके साथ मेरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच समाप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? सेम असम्पशन बोलिए, असर्शन, बेसिक असर्शन मतलब स्टेटमेंट क्या है वो बोलिए। फाइन सर, ये क्या चीज मुझे करना पड़ेगा? देखिए बेटा, यहां से ये मैंने डेरिवेशन आपको दिखाया है, लेकिन आप यहां से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रहता है। लिख के ये 2 लाइन, आपका मैटर ओवर। ये पार्ट करना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। अगर क्वेश्चन में ऐसा छोटा प्रॉब्लम सेट करके आपको देता है ये निकालो मैक्सिमम 5 नंबर का, तब आप ये बुद्धि लगा के कर सकते हैं। तो इसके साथ और कोई ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आ जाता हूं, नंबर 1 मेरा कवर हुआ, नंबर 2 मेरा कवर हुआ, अब नंबर 3 मेरा बाकी है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अब स्पेशल कुछ नहीं है, दोनों अप्रोच का ही एक मिली भगत है जो हम लोग देखेंगे। अब मैं बात करूंगा नेट ऑपरेट इनकम थ्योरी हो गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गया। अब मैं काम करूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज 3 ट्रेडिशनल अप्रोच। जनरल असम्पशंस जो पहले भी था अभी भी सेम ही है, स्पेसिफिक असम्पशन में थोड़ा बहुत चेंज है। क्या? ए, the cost of debt KD is more or less constant up to a certain point of leverage। मतलब अभी तक जो पहले 2 थ्योरी किया था, ध्यान से सुनो, वो दोनों जगह में ही KD कांस्टेंट था। व्हाटएवर में बी द लिवरेज, मतलब लोन प्रोवाइडर आपसे लिवरेज के देख के आपको इंटरेस्ट नहीं मांगेगा। वो लिवरेज आपका 100% हो, लिवरेज आपका 10% हो, व्हाटएवर में बी द सिचुएशन, वो क्या मानता है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट।
ये ट्रेडिशनल मोर रियलिस्टिक है। वो बोलता है होल्ड द कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर और लेस कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी जानते हैं, प्रोबेबली 10 लाख 15 लाख का लोन लेते हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 लाख के ऊपर अगर लोन में जाते हो, प्रोबेबली रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोगों को पता चल जाता है, पहला जो दो असम्पशन था, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट व्हाटएवर मे बी द लीवरेज, वो रियलिस्टिक नहीं है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन था वो सही नहीं है। ये मोर रियलिस्टिक है। कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर और लेस कांस्टेंट अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ लीवरेज। बी, the cost of equity KE is more or less constant up to a certain point of leverage. But sharply thereafter. The cost of debt is more or less constant up to a certain point of leverage. The cost of equity is more or less constant up to a certain point of leverage but rise sharply thereafter. नंबर 1 बोलता है नेट इनकम थ्योरी बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच बोलता है इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग एट द सेम प्रोपोर्शन एज द लेवरेज इंक्रीजेस। मतलब दोनों ही अनरियलिस्टिक है। यहां पर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज more or less constant up to certain thereafter increasing। मतलब नेट इनकम अप्रोच का assumption भी लिया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का भी assumption लिया, कुछ हद तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद शार्पली इंक्रीज करेगा। और द कॉस्ट ऑफ डेट more or less constant up to certain point of leverage but increasing thereafter। ये दो assumption के ऊपर C और एक assumption वो कॉमन है, that is KE is more than KD। ये तीन का ऊपर बेस करके ट्रेडिशनल का स्टेटमेंट और assertion। The average cost of capital is decreasing up to a certain point of leverage। Why sir? KD भी कांस्टेंट, KE कांस्टेंट। नेचुरली जैसे ही आप डेट बढ़ाते जाओगे क्या इंपैक्ट होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलो करेगा। रीजन क्या है ब्रैकेट में? एज KD and KE is constant and KE is more than KD, therefore using more debt will lead to
decrease the overall cost of capital K0. Therefore, value of the firm is increasing up to certain point of leverage. दूसरा, after that point of leverage, after that point leverage up to certain extent the cost of debt KD and cost of equity are increasing gradually. Hence, the benefit of using the low cost debt is of adjusted with the high cost of equity. Therefore, using more debt will lead no change in the overall cost of capital or changing insignificantly. क्या बोल रहा है? अप टू सर्टेन डिग्री, पहला देखिए दोनों ही डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल K0 डिक्रीज किया, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज किया। उस पॉइंट के बाद थोड़े देर टू अ सर्टेन एक्सटेंट K0 भी KD भी इंक्रीज करेगा थोड़ा थोड़ा, KE भी इंक्रीज करेगा थोड़ा थोड़ा। इससे क्या हुआ? KD का जो बेनिफिट मिल रहा था वो और नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इक्विटी का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो बेनिफिट ऑफ क्या low cost debt adjusted with the high cost of equity. So net effect क्या हुआ? Overall cost of capital more or less constant और थोड़ा increase करेगा थोड़ा। Therefore value of the firm is constant. Why constant? Last
beyond that point of leverage, both KD and KE is increasing at a increasing rate. Therefore, overall cost of capital will be increased. And value of the firm will decreased. मतलब 3 स्टेटमेंट दिया है, बहुत सारे लिटरेचर में इसको बोलते हैं सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3. Value decreasing, K0 decreasing, value and K0 constant, value decreasing, value increasing, K0 decreasing, value increasing, K0 increasing, therefore value. तो ये सपोर्ट देने के लिए मेरा ये assumption था, ये स्पेसिफिक assumption था जो रियलिस्टिक है, मैंने बोला है ग्राफिकली. KD KE debt equity ratio K0. देखिए KD फर्स्ट एक्सटेंट तक क्या था, मोर और लेस कांस्टेंट, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया. KB फर्स्ट एक्सटेंट तक कांस्टेंट था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया. देखिए पोर्शन, उसके बाद शार्पली इंक्रीज हो गया. ये जगह देखिए more or less K0 कांस्टेंट ही है. तो ये डील करता है सिचुएशन 1, ये डील करता है सिचुएशन 2 जो मैंने डिस्क्राइब किया है, ये डील करता है सिचुएशन 3. So that is a traditional approach. Now सवाल होता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्रेट वे में ट्रेडिशनल अप्रोच का assumption and statement of theory. लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बोर्ड में दूंगा, जो प्रॉब्लम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्लास में मैंने ही कराया था. देखिए तो याद आ रहा है और नहीं. कंप्यूट एग्जाम्पल the WACC and determine
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल कैपिटल। देखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का शीट में दिया है 9%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। KD 5%, 5%, 5%, 5.5, 6%, 6.5, 8%। मुझे उस टाइम पीली भार्गव ने भी सवाल किया था और प्रोबेबली सूरज ने सवाल किया था, सर आप कुछ बोलने वाले थे, वो उस टाइम मैंने रोक के रखा था बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द डे। अब आपको समझ में आएगा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 12%, 12%, 12.5%, 13%, 14%, 15.5%, 20%। तो मुझे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। याद आ रहा है ये प्रॉब्लम? तो ये प्रॉब्लम में देखिए पहला 3 स्टेज तक लीवरेज तक कांस्टेंट है, उसके बाद देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है 0.5, इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज, एक धक्का से 1.5% बढ़ गया। केवी पहला तो धीरे धीरे कांस्टेंट था, उसके बाद छोटा चेंज हुआ है 0.5%, उसके बाद भी छोटा चेंज हुआ है 0.5%, उसके बाद देखो छलांग मार रहा है 1%, 1.5% और ये 3.4.5%। मतलब मार्केट डर रहा है, इतना डेट इक्विटी रेशियो में नहीं ले सकता। तो जैसे कौन डर रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर जैसे ही डर रहा है नेचुरली वो उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। रिक्वायरमेंट कैसे रिफ्लेक्ट होता है? उसका रेट ऑफ रिटर्न से, वो ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांगेगा। तो डेट इक्विटी से मैं निकाल सकता हूं परसेंटेज ऑफ इक्विटी बाय टोटल कैपिटल। कैसे सर? ये अगर 9% है, ये होगा 81%, ये होगा 90%, ये 80%, 70%, 40%, सॉरी 60%। वाई 40% डेट है तो 60% इक्विटी, 50%, 40%। क्या बाकी है? K0 निकालो। K0 क्या है? KD इंटू डेट बाई वैल्यू प्लस KE इंटू इक्विटी बाई वैल्यू। कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये मोर और लेस 12%। अच्छा ये 9 से नहीं करके 0% करते हैं तो ये 100% हो जाएगा। तो ये 12%। कैलकुलेट करके देखिए, सिखाया था। 11.3%, 11%, 10.75%, 10.8%, 11%, 12.8%। मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था तो मैंने उसको इस्तेमाल कर दिया बिकॉज मैंने क्लास में ऐसा 2 प्रॉब्लम करा था, 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में भी किया था। तो देखिए ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है 12% से 11.3%, 11.3% से 11%, 11% से 10.75%, इसके बाद
30 से 40% तक मोर और लेस कांस्टेंट था, बड़ा भी है 0.05, उसके बाद देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो विच वन इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? हम लोग जानते हैं उसी को ही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पर मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम है। वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम कैसे होगा? अगर K0 सबसे कम है, विच वन? दैट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेट इनकम में भी एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? मैक्सिमम अगर 100% अगर डेट फाइनेंस होता है तो फर्म का वैल्यू मैक्सिमम होगा। नेट इनकम अप्रोच, जहां पर डेट, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है, उस जगह में अगर मैक्सिमम क्या होता है? If you using the maximum debt in your capital structure to the extent possible, then value of the firm is a maximum. So what is the optimum capital structure? If entirely 100% using the debt. But थोड़ा एक इशू रहता है, 100% अगर डेट इस्तेमाल होता है तो who is the owner? तो अगर 1% रखते हैं इक्विटी शेयर, 99% अगर डेट फाइनेंस होता है, फर्म का वैल्यू है मैक्सिमम। मतलब वहां पर एक ऑप्टिमम का वर्ड मैंने क्लास में भी सिखाया था, दी बेस्ट, वहां पर भी दी बेस्ट सोल्यूशन मिल सकता है नेट इनकम अप्रोच में। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज फर्म का वैल्यूएशन होता ही ऐसा नहीं है K0 ऑलवेज कांस्टेंट, तो बेस्ट कैसे होगा? नहीं होगा। ट्रेडिशनल में यस, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट? ये तरीके से कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा which one is optimum। कैसे ऑप्टिमम होगा? इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर सबसे कम है, इन नेट इनकम अप्रोच में सबसे कम कब होता है? अगर 100% डेट फाइनेंस। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कब 100% कब ऑप्टिमम होगा? सर ऑप्टिमम पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज K0 इज कांस्टेंट व्हाटएवर मे बी द लीवरेज। ट्रेडिशनल में करके दिखना पड़ता है, कहां पर बेस्ट पॉसिबल है, दैट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उस जगह से ही हम लोग ऑपरेट करेंगे। सिचुएशन 2 ही था क्या? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैंने तीनों थ्योरी आपको कराया था विथ 3 एग्जांपल्स। ये एग्जांपल आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का शीट रेफर करेंगे, बहुत है, रेफर शीट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी फॉर्मेट में आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसको आप सॉल्व करेंगे। क्लास में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का ये पार्ट समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी लेवरेज वो भी समाप्त होता है। एंजॉय।